तो साथियों, मैं फिर से हाजिर हूं आप सबकी सेवा में। मैं आ गया हूं ध्येय आईएएस का एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट लेकर। ये प्रैक्टिस सेट मेरे भाई आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 11 फरवरी 2024 को, यूपी आरओ एआरओ प्रीलिम्स, उसी के लिए हमने प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरीन ध्येय आईएएस का प्रैक्टिस सेट लाया है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सभी प्रश्न होंगे। आप लोग इतिहास उठा के देख लीजिएगा मेरे भाई, यूपी आरओ एआरओ का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है, उसमें बहुत बड़ा वेटेज है, बहुत ही बड़े बड़े, बहुत ही शानदार फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, आप सबको पता होगा हमारे इस चैनल का, इसमें वही प्रमाणित चीज़ों का प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, जैसे ध्येय आईएएस, दृष्टि आईएएस, घटना चक्र, जीएस वर्ल्ड। ऐसी जो बड़ी महत्वपूर्ण और विश्वसनीय संस्थाएं हैं मेरे भाई, ऐसी ही संस्थाओं का यहाँ पे आप सबको प्रैक्टिस करवाया जाता है। ऐसा नहीं कि हम कोई अपने मन से बनावटी प्रश्न को डालकर, अपने मन से आलू लालू टाइप का प्रश्न डालकर आपके सामने आ जाएं और आपके एग्जाम के साथ साथ आपके जीवन से भी खिलवाड़ करें। साथियों, ये मेरे जहन में नहीं है। हमारा यही कर्तव्य होता है कि आप सबको जो मिले वो सब चीज़ें प्रमाणित चीज़ें मिले, जिससे आप लोग का जो है ऐसे ऐसे प्रश्नों को मेरे भाई सॉल्व करेंगे। इसमें जितने प्रश्न हैं सब के सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हैं, और ऐसे प्रश्न हैं मेरे भाई, ऐसे प्रश्न हैं जो कई कई बार रिपीट हुए हैं आपके आयोग वाले एग्जाम में। ऐसे प्रश्न हैं या तो इन्हीं के जैसा नए प्रश्न बनाए गए हैं जिनके आपको एग्जाम में आने की ज़रूरत, मतलब आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो साथियों, जब आप लोग ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करोगे, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस सेट को बहुत ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करोगे, ऐसे ध्येय आईएएस ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाओं की प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे, इससे होगा कि आप सबका, आपका जो मेरे भाई कॉन्फिडेंस, पहला नंबर तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अच्छी बड़ी संस्थाओं का, उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस होगा। तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा मेरे भाई, तो एग्ज़ाम हॉल में आप अपने आप को जो है स्ट्रांग पाओगे। एग्जाम हॉल में मेरे भाई जब आपका दिमागी हालत मजबूत होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, तो वैसे भी बहुत सारे जो है क्वेश्चन जो बिगड़ने वाले होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ये होती है मेरे भाई कॉन्फिडेंस की ताकत। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? प्रैक्टिस से आता है। तो चलें साथियों, हम लोग बिना समय गंवाए देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा पहला प्रश्न देखें, सभी के सभी बहुत बेहतरीन प्रश्न है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है मेरे भाई? एक तरफ यौगिक दिया है कंपाउंड और दूसरी तरफ उनका उपयोग दिया है, तो इसी को हमें जो गलत मैचिंग है उसी को बताना है। देखिए, अमोनिया का उपयोग तो रेयान बनाने में होता है, सबको पता है, रेयान बनाने में। पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड का KBr। पोटेशियम नाइट्रेट का बारूद बम इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जो सल्फर लिखा है सिंदूर बनाने, मेरे भाई सल्फर का सिंदूर बनाने में नहीं, ये सिंदूर बनाने में मेरे भाई पारा का उपयोग किया था, जिसे हम लोग इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। तो सिंदूर बनाने में मरकरी का उपयोग किया था। ये जो सल्फर दे दिया है, सल्फर का दवा, कीटनाशक, जहर और बम विस्फोटक पदार्थों में यूज किया जाता है। तो ये सल्फर दिया है, गलत दिया था, तो यही गलत है। ऑप्शन डी हमारा उत्तर हो जाएगा। चलें साथियों, आप सबको यदि जरा सा भी क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, आप सब हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं, आप ही के समकालीन एक भाई आपका जो है इस लेवल पे आके मेहनत कर रहा है, तो आप सब अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, वीडियो को शेयर करके लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। बस आपसे यही मांग रहा हूँ और कुछ नहीं। आगे चले हम लोग देखें दूसरे वाले प्रश्न में क्या कह रहा है। दूसरा वाला प्रश्न कह रहा है मेरे भाई, निम्नलिखित में से किन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है? तो मेरे भाई चार नाम दिए गए हैं, कह रहा किसे आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ये जो दिया है आपको, कैरोलस लीनियस को। ऑप्शन नंबर ए, कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्लांट्स और जीवों का वर्गीकरण किया आधुनिक तरीके से और उनको द्विनाम पद्धति दिया, इसीलिए इनको कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। और इन्होंने लैमार्क को जानते हैं, ये विकासवाद का सिद्धांत दिए थे, विकासवाद का सिद्धांत, जिसमें कहते हैं पर्यावरण परिवर्तन के दौरान जीव अपने जिस हिसाब से अंगों का प्रयोग करता है, उसके आने वाली पीढ़ियां भी वैसे भी उनके अंग वैसे विकसित हो जाते हैं। और रॉबर्ट हुक के बारे में तो जानते हैं, इन्होंने कोशिका की, सबसे पहले कोशिका की खोज करने वाले रॉबर्ट हुक थे, मृत कोशिका। तो आगे हम लोग देख लिए हमारा ऑप्शन नंबर ये, और भी चीज़ों को हम लोग देखते चलेंगे तो हमारा जो है प्रोडक्टिविटी 4 गुना बढ़ती जाएगी मेरे भाई। ये होती है ऑप्शन, सभी ऑप्शन को क्लियर करना। तो तीसरे वाले हम लोग देखें क्या लिखा है तीसरे में, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णी लवक शैवालों में लाल रंग
लाल रंग का उत्तरदायी होता है। नीचे कुछ वर्डी लवक का क्लोरोप्लास्ट का नाम दिया है मेरे भाई, और कौन सा क्लोरोप्लास्ट जो है लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है जो है उसी को बताना है शैवालों में। तो शैवालों में लाल रंग के लिए उत्तरदायी जो होता है मेरे भाई ये रोडोप्लास्ट जो होता है ये शैवालों में लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। और आप लोग ये देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे सर लाइकोपीन, तो मेरे भाई लाइकोपीन ये जो आपके टमाटर में लाल रंग होता है वो लाइकोपीन की वजह से होता है, और शैवालों में लाल रंग ये रोडोप्लास्ट की वजह से। जैंथोफिल मेरे भाई ये पेड़ पौधों पुष्प में जो पीला रंग होता है उसके लिए ये उत्तरदायी होता है, और ये फियोप्लास्ट जो होता है शैवालों में भूरा रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये सब चीज़ों को याद रखे रहेंगे तो हमारा क्लियर रहेगा। तो फिलहाल वर्डी लवक शैवालों में लाल रंग के लिए उत्तरदायी ऑप्शन नंबर बी रोडोप्लास्ट। आगे चलें मेरे भाई, हम लोग देखते हैं बहुत बेहतरीन से बेहतरीन सभी के सभी प्रश्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपको यहाँ मिलेंगे। प्रमाणित संस्था का कंटेंट है और इसमें आपको प्रैक्टिस करना, आपको वीडियो को अंत तक देखना, आपका ये फर्ज बनता है। जब ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण संस्था का कंटेंट मिले, आपको प्रमाणित चीज़ें मिले। तो देखें चौथे में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो कौन सा सही सुमेलित है मेरे भाई उसी को हमें बता देना है। देखते हैं हम, पहला दिया है उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद को किसने दिया था मेरे भाई? ह्यूगो डी व्रीस ने दिया था, सही बात है। प्राकृतिक वर्णवाद किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। हम सभी जानते हैं डार्विन के बारे में, हम लोग 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। अनुवांशिकी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, मटर के पौधों जो प्रयोग किए थे वो। तो इसका मतलब 3 के तीनों मेरे भाई हमारा सही है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी कोई गलत नहीं, सब के सब सत्य हैं। आगे चले हम लोग देखते हैं मेरे भाई, बहुत सी एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है मेरे भाई। ऐसे प्रश्न ही डाले गए हैं जो कई बार आयोग में रिपीट हुए हैं, या तो उन्हीं रिपीटेशन के आधार पर नए प्रश्न बनाए गए हैं जिनके आने की संभावना अधिक से अधिक है। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके बताएं हमें कौन सा कथन हमारा गलत है, असत्य है। सत्य नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कौन सा कथन हमारा गलत है। तो मेरे भाई कह रहा है, पहला पढ़ेंगे, डीएनए सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। यस मेरे भाई एकदम सही कह रहा है। जो डीएनए होता है मेरे भाई, डीएनए ये आपकी आनुवांशिक क्रियाएं जितनी होती हैं, आनुवांशिक क्रियाओं का ड्राइवर डीएनए होता है। ये चीज़ याद रखिए, ये तो सही है। दूसरा वाला, डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को कंट्रोल करता है, ये भी बात सही है, बिल्कुल सही। और तीसरा मेरे भाई, जीएनए जो है कह रहा है जीन डीएनए से बनते हैं। यस मेरे भाई, आपका जो जीन होता है जिससे आनुवांशिक मतलब निर्धारित होता है आनुवांशिकता, वो डीएनए से बने होते हैं। तो बिल्कुल सही ऑप्शन तीनों मेरे भाई, इनमें से कोई गड़बड़ नहीं है, सबके सब सत्य हैं। तो हमसे पूछा है असत्य कौन सा है, गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई गलत नहीं है, सभी के सभी कथन सत्य हैं। आगे चले हम लोग देखते हैं 6वें में, एक से बढ़कर एक प्रश्न मेरे भाई। आगे देखें 6वें में क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार करें। यहाँ देखिए अदरक दिया है, लिली दिया है, प्याज दिया है, हल्दी दिया है। कह रहा है उपरोक्त में से रूपांतरित तने का उदाहरण है। तो मेरे भाई इनमें जितने भी नाम हैं, गाजर, अदरक, हल्दी, लिली, प्याज, मूली, ये सब जो होते हैं रूपांतरित तना होते हैं। यानी तना ही जो है, तना क्या होता है, जो प्रकाश की तरफ गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो है बढ़ता है। और ये रूपांतरित तना क्या होते हैं मेरे भाई, जो मिट्टी में ही धंसे होते हैं, एक तना का ही भाग होता है, और वो जो है वहाँ पर जो खाद्य संग्रहण हो जाता है, गांठ सी बन जाती है, तो उसी को रूपांतरित तना बोला जाता है। तो सभी के सभी मेरे भाई रूपांतरित तने का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, ये हो गया हमारा उत्तर। आगे चले हम लोग देखते हैं 7वें में, बेहतरीन प्रश्न, कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, छोटे लेवल से लेकर बड़े एग्जाम तक। फलों को पकाने तथा पुष्पों की संख्या में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन सा एकमात्र हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? मेरे भाई कौन सा एकमात्र हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है ऐसे पूछे, या तो पुष्पों की, या तो मतलब फलों को पकाने में कौन सी मतलब हार्मोन होता है, तो वहाँ पर सीधा सीधा जवाब दीजिएगा मेरे भाई, एथिलीन। ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन जो होता है मेरे भाई पौधों को पकाने में एकमात्र हार्मोन होता है। तो ये होता है, ये ऑप्शन नंबर ए वाला। आगे हम लोग देखें, ये देखिए प्रश्न जो है ये भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जाम में। देखें एक बार ये आईएएस के एग्जाम में भी पूछा गया है। कह रहा है कंगारू को स्तनीय वर्ग के कौन से उपवर्ग में सम्मिलित किया जाता है? तो यहाँ पर 4 नाम दिया है, पहले नाम समझ लें, अपने आप आ जाएगा।
प्रोटोथीरिया, यूथीरिया, मेटाथीरिया, इनमें से कोई नहीं। प्रोटोथीरिया का मतलब ये होता है मेरे भाई जो जीव अंडे से उत्पन्न होते हैं तो उन्हें प्रोटोथीरिया कहा जाता है। यूथीरिया जो एकदम परिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे मानव, मतलब परिपक्व बच्चे होते हैं। और मेटाथीरिया ये होता है मेरे भाई जो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। अपरिपक्व मतलब जैसे कंगारू उदाहरण हो गया, यहाँ पर दिया है ना, तो कंगारू मेटाथीरिया का उदाहरण होगा। जैसे कंगारू देखते होंगे वो जन्म देता है तो कुछ दिन उसके अंदर एक थैली पाई जाती है मेरे भाई, वो थैली जिसे हम मर्सूपियल थैली बोलते हैं। कौन सी थैली? मर्सूपियल थैली होता है, उसी थैली में वो रखता है। तो फिर बच्चा जब मैच्योर हो जाता है तब वो बाहर आते हैं, तो यही है। तो मेटाथीरिया जीव क्या होते हैं? जो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कंगारू। यहाँ ऑप्शन बी हमारा उत्तर हो गया। आगे चले हम लोग देखते हैं 9वें में मेरे भाई क्या कह रहा है, मानव शरीर के किस अंग में फाइब्रिनोजन, क्या फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है जो विटामिन के साथ मिलकर रुधिर का थक्का बनाने में सहायक करता है। तो मेरे भाई लीवर, हमारा लीवर जो होता है मेरे भाई, ये मानव शरीर में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, जिसे इंग्लिश में हम लोग लीवर बोलते हैं। तो इसी लीवर में होता है। और जो विटामिन के साथ मिलकर थक्का, यदि आपसे ऐसे पूछे थक्का बनाने में कौन सा विटामिन योगदान होता है, तो थक्का बनाने में विटामिन के का योगदान होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, लीवर में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है। 10वां देखते हैं मेरे भाई हम लोग क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथनों पर विचार करके हमें बताना है कौन सा कथन हमारा सत्य है। तो पहला हमें दिया है प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य रुधिर का थक्का बनाना है। तो यस मेरे भाई, प्लेटलेट्स का यही कार्य होता है, रुधिर का थक्का बनाना। तो ए वाला हमारा नंबर 1 वाला सत्य है। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं, देखते हैं अगले में क्या कह रहा है। प्लेटलेट्स केवल स्तनियों के रुधिर में पाया जाता है। जो स्तनधारी होते हैं मेरे भाई, स्तन धारण करने वाले जीव होते हैं, उनमें प्लेटलेट्स पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। आगे चलें, हर एक प्रश्नों को देखते जाइए। प्रश्नों को देखते ही आपको अंदाजा लगेगा मेरे भाई कि हमें क्या पढ़ना है, प्रश्न कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, कितने लेवल का बनते हैं, ये चीज़ें आपको मालूम पड़ेगी। तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखकर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कौन करता है? तो नीचे कुछ ग्रंथियां दी हुई है, कुछ नाम दिए गए हैं। कह रहा है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कौन करता है? यहाँ थायराइड ग्रंथि, थाइमस, कार्पस लूटियम, एड्रीनल ग्रंथि। तो मेरे भाई यहाँ पर जो एड्रीनल ग्रंथि होती है, तो यहाँ से एड्रीनालिन नामक हार्मोन निकलता है। वही एड्रीनालिन, क्या नाम होता है मेरे भाई? एड्रीनालिन हार्मोन। एड्रीनालिन हार्मोन होता है, यही हार्मोन जो होता है हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सत्य हो गया। 12 में देख लेते हैं। ऐसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, देखने मात्र से ही आपका बहुत सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी, समझ जाएंगे आप लोग। एक तरफ शैवालों के नाम दिया है, दूसरा तरफ उनका उपयोग दिया है, और हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो 4 ऑप्शन में से तो पहला पढ़ें क्लोरेला। क्लोरेला का मेरे भाई उपयोग एंटीबायोटिक में किया जाता है, ये बात सत्य है, आप लोग पढ़े हैं। क्लोरेला का उपयोग एंटीबायोटिक में किया जाता है, तो यस सही बात। एनाबेना का उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किया जाता है, यानी जो नाइट्रोजन होते हैं उनको स्थिरीकरण करता है, तो उनमें एनाबेना का उपयोग किया जाता है। एनाबेना शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। लेमिनेरिया आयोडीन के उपयोग में किया जाता है। इसका मतलब 3 के तीनों कथन सत्य हैं, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। तो आगे चले हम लोग देखते हैं अब 13वें में क्या कह रहा है। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो मेरे भाई जीव द्रव्य में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो तत्व होता है मेरे भाई प्रोटोप्लाज्म में, वो होता है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है मेरे भाई। यहाँ पर आपको बता दें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद जो होता है वो कार्बन, और उसके बाद जो होता है वो हाइड्रोजन। तो ये होता है यहाँ पर, ये जो
प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य में पाए जाने वाले, हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन आता है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग याद रखेंगे। आर्डर भी आपसे पूछ सकता है कि जीवद्रव्य में सबसे ज़्यादा कौन पाए जाते हैं, या नाम दे देगा, आपको आर्डर सेट करना होगा। तो ये इधर हो जाएगा घटते क्रम। तो आगे चलें, देखते हैं हम लोग 14 में क्या कह रहा है। मैचिंग वाला सवाल आ गया। मैचिंग वाले सवाल बेहतरीन होते हैं। देखो हम लोग कैसे इसको मैचिंग कराएंगे आसानी से। 14 में क्या कह रहा है, सूची 1 में दिया है मेरे भाई और सूची में 2 में दिया है। यहाँ पर कुछ जीवों का अध्ययन दिया है इधर, और कह रहा है कि उनसे मिलाइए इनको क्या कहा जाता है साइंस की भाषा में। तो मेरे भाई छिपकली का अध्ययन जो होता है, आप सबको पता है, छिपकली के अध्ययन में मेरे भाई ये सोरोलॉजी बोला जाता है। ये ऑप्शन नंबर 2 पे, ए वाला 2 पे चला आएगा। कोशिका का अध्ययन मेरे भाई ये साइटोलॉजी चला जाएगा इस पे। कीटों का अध्ययन मेरे भाई एंटोमोलॉजी, और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। तो हम लोग अब मिलाते हैं, देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है। ए वाला 2 पर, बी वाला 1 पर। ए वाला 2 पर रहेगा और बी वाला 1 पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा फिट हो रहा है 14 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य है। ये आगे चले हम लोग 15 में देखते हैं। देखें 15 में क्या कह रहा है, जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो मेरे भाई ये जंतु कोशिका में पहले आपसे बता दें, जो कोशिका भित्ति होती है मेरे भाई, ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यानी प्लांट सेल। कोशिका भित्ति क्या होती है, ये प्लांट सेल। तो जंतु कोशिका में प्लांट सेल नहीं पाई जाती है। तो यहाँ ऑप्शन बी जो होगा कोशिका भित्ति में अनुपस्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य है। यह केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है कोशिका भित्ति। 16 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सीरम को सही से इंडिकेट कर रहा है। सीरम क्या होता है मेरे भाई, जैसे आपका ब्लड जो होता है, ब्लड में मेरे भाई 60% जो होता है वो प्लाज्मा होता है। क्या, प्लाज्मा। और उसी प्लाज्मा में से हम जो है फाइब्रिनोजन को निकाल देते हैं, तो जो कुछ बचेगा सीरम, यानी प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन इक्वल टू सीरम। ये हो जाएगा हमारा सीरम। तो ये चीज़ आप लोग एक फार्मूला याद रखे रहेंगे, बहुत बार ये पूछा भी गया है। सीरम क्या होता है, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकाल देंगे हम लोग इस हार्मोन को, तो हमें पता चल जाएगा सीरम। ऑप्शन सी उत्तर। 17 देखें, 17 में क्या कह रहा है आपसे, ये मैचिंग वाला है। देखें हम लोग, बेहतरीन प्रश्न है, कैसे मिलाएंगे देखते हैं, कैसे मिलाना है इसे इधर देखेंगे हम लोग। ये अब सेट हो गया हमारा। देखें एक तरफ यहाँ प्लांट हार्मोन दिया है, यानी ये जो हार्मोन है ये पौधों में पाए जाते हैं, इनका कार्य क्या होता है उसे हमें मिलाना है, यानी हार्मोन का कार्य क्या है उससे मिलाना है। तो पहले मेरे भाई जो हमें सबसे पहले जो क्लियर है उसी को हम मिला लेते हैं। देखें एब्सिसिक एसिड यहाँ पर जो दिया है मेरे भाई, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, पौधों की वृद्धि को रोकता है। तो यहाँ पर वृद्धि रोधक ये चला जाएगा 1 पर, तो वृद्धि रोधक होता है ये। और यहाँ पर जो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन क्या होता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है, तो ये चला आएगा इस पर कोशिका विभाजन में। और जिबरलिन का क्या कार्य होता है मेरे भाई, ये जो वृद्धि जो होता है ये बौने पौधों को लंबा करता है जिबरलिन, तो इस पर चला आएगा। हमारा बस बचा है एक ऑक्सिन, तो ऑक्सिन स्वाभाविक सी बात है वृद्धि नियंत्रण पर आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ए 4 पर, बी 2 पर और सी 3 पर, ये डी बन जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी सेट हो रहा है ये वाला। तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। मिलाने वाला जब भी आपके पास आए तो आप ये सोचिए हमें सबसे पहले जो आ रहा है उसको मिलाकर ऑप्शन में देखिए, एलिमिनेशन से आपको मिल रहा है तो लगा दीजिए, अपना समय बचा लीजिए। आगे देखें 18 में क्या कह रहा है, बड़ा ये थोड़ा सा सेट करते हैं इसको। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, तो 3 पेयर दिए हैं, कौन पेयर सही है इसे बताना है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है मेरे भाई, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन, ये ऑक्सीटोसिन प्रोटीन यही होता है। और जो आपके भैंस
को दूध निकालने के लिए होता है, तो उसमें भी यही वाला इंजेक्शन लगता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? नर लिंग हार्मोन। टेस्टोस हार्मोन कहते हैं। कोई लड़का लड़के जैसा दिखता है, उसकी दाढ़ी मूंछ आती है, उसकी आवाज़ भारी होती है, और तमाम जो उसे एक जो पुरुष वाला गुण मतलब दिखता है, वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। और महिलाओं में, महिलाएं जो है जिस तरह से दिखती है, उनमें जो हार्मोन पाया जाता है वो प्रोस्ट्रोजन होता है। सी जस्ता इंसुलिन में पाए जाने वाला धातु है। सही बात। तो ऑप्शन नंबर डी, 3 के तीनों हमारा सही है, डी हो जाएगा उत्तर हम लोगों का। आगे देखें 19 में क्या कह रहा है मेरे भाई? बाटुलिज्म। बाटुलिज्म क्या है, तो ये हमसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई बाटुलिज्म जो रोग होता है, बाटुलिज्म रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा, विषाणु यानी जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा, कि विषाणु वायरस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, कि कवक के द्वारा? किसके द्वारा होता है मेरे भाई बाटुलिज्म रोग? तो होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, जीवाणुओं से। तो ये जो है इनके जो जीवाणु हैं, खास प्रकार के जो होता है जहर छोड़ते हैं, उसी जहर से ये बाटुलिज्म रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सत्य है हमारा। आगे देखें 20 में क्या कह रहा है? कथनों पर विचार करके हमें सत्य कथन को बताना है, कौन सा कथन सही है हमारा। तो मेरे भाई हम लोग पहला जब पढ़ेंगे, रक्त में थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन है। रक्त में थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन जो होता है वो फाइब्रिनोजन है। यस, बिल्कुल सही बात कह रहा है, एकदम सही। इसी होता है, यही जो विटामिन के साथ मिलता है और बनता है। बी में क्या करें? मनुष्यों में रक्त भिन्नता के कारण, मनुष्यों में रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण रुधिर में, प्लाज्मा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी है। तो मेरे भाई यही आपको गड़बड़ दे दिया। यहाँ पर एंटीबॉडी की जगह मेरे भाई, एंटीबॉडी की जगह यहाँ पर ये इसे देना चाहिए था एंटीजन। एंटीजन होता तब सही रहता। तो इसीलिए ये हमारा गड़बड़ हो गया। ऑप्शन 2 इसीलिए हमारा गलत हो गया। ये पहला तो सत्य है, लेकिन दूसरा मेरे भाई गड़बड़ हो गया। तो चले हम लोग अब अगला देखते हैं हमारा क्या कह रहा है इसमें। तो एंटीजन, यहाँ एंटीबॉडी जो एंटीजन होता तो ये भी सही हो जाता। चले हम आगे देखें। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए केवल सत्य है। 21 देखते हैं क्या कह रहा है 21 में? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यकृत यानी लीवर के द्वारा नहीं किया जाता है? तो कौन सा कार्य है इसमें दिया है? 4 कार्य होंगे। कौन सा कार्य लीवर के द्वारा नहीं किया जाता है वो हमें बताना है। तो कौन सा कार्य लीवर आपका नहीं करता है? कौन सा कार्य मेरे भाई? हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करना। तो ये तो करता है, ये तो करता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है लीवर में। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन अभी आप ऊपर 2 बार पढ़ चुके हैं, यह भी होता है। शरीर को टेम्परेचर को नियंत्रित रखने में भी लीवर का काफ़ी योगदान होता है, ये भी सही है, अपनी जगह पे सही है। लेकिन वसाओं का इमल्सीकरण करना मेरे भाई, ये लीवर का काम नहीं है। ये वसाओं का इमल्सीकरण मेरे भाई पित्ताशय में जो पित्त रस पाया जाता है, आपका जो पित्त रस पाया जाता है वो पित्त रस के द्वारा किया जाता है, वसाओं का इमल्सीकरण। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। वसाओं का इमल्सीकरण पित्त रस के द्वारा किया जाता है। आगे देखें हम लोग 22 में देखें, नैनो टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। तो मेरे भाई नैनो टेक्नोलॉजी का अध्ययन जो किया जाता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच के पार्टिकल के लिए। तो यहाँ पर क्या है? 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सत्य हो जाएगा। तो यही है 22वें का उत्तर। आगे चलें, साइंस टेक्नोलॉजी का प्रश्न देखें। 23 में क्या कह रहा है आपसे? इंस्पायर कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। इंस्पायर कार्यक्रम मेरे भाई ये भी कई बार पूछा जा चुका है। यह भारत के अंतरिक्ष विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया था। नहीं मेरे भाई, ये गलत कह रहा है। अंतरिक्ष विभाग के नहीं, ये भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था ये। तो ये अंतरिक्ष के जगह ये साइंस टेक विभाग। तो ये तो गलत हो गया। क्या कह रहा है दूसरे वाले में? दूसरे वाले मेरे भाई कह रहा है इस कार्यक्रम में 18 से 45 वर्ष के आयु समूह के वैज्ञानिक सम्मिलित होंगे। समूह के वैज्ञानिक सम्मिलित होंगे तो नहीं, ये 18-35 जो आपको दे दिया है ये भी गड़बड़ है मेरे भाई। 10 साल से लेकर 32 वर्ष के लोग होंगे। तो इसका मतलब यहाँ दोनों के दोनों गड़बड़ थे, कोई सत्य नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा, डी।
आगे देखें हम लोग 24 में, देखें क्या कह रहा है इसमें। 24 में मेरे भाई कह रहा है एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है, तो कथन हमें दिया है उसी को हमें बताना है। यहाँ पर यहाँ देखें कथन दिया है, कथन अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, अग्नायी रस को पूर्ण पाचन रस कहा जाता है। तो मेरे भाई ये तो कहा जाता है, बिल्कुल सही बात, अग्नायी रस को पाचक रस कहा जाता है। कारण दिया है क्यों, इनमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ यानी मुख्य भोज्य पदार्थ क्या है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम पाए जाते हैं। जब तीनों प्रकार के भोज्य पदार्थों को पचाने के लिए एंजाइम पाया जाता है अग्नाशयी रस को, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ये 1 और 2 दोनों सही है, यानी ए आर दोनों सही हैं, और आर जो है आपकी ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। आगे देखें हम लोग, 24 हो गया हम लोगों का। अब हम लोग चलते हैं 25 पे। देखें यहाँ 25 में क्या कह रहा है, लैंगर-हैज़ से संबंधित प्रश्न है, कई बार पूछा गया है ये। लैंगर-हैज़ दीपिका निम्नलिखित में से किस अंग का भाग है। तो लैंगर-हैज़ दीपिका के बारे में आप लोग जानते होंगे, पूछ रहा है किस ये अंग का ये भाग है मेरे भाई, तो ये अग्नाशय का भाग है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चले, सफ़ेद फास्फोरस को निम्नलिखित में से किस एक में रखा जाता है। तो मेरे भाई ऐसा नहीं, जो आपसे सोडियम को पूछता है, सोडियम कहाँ रखा है, तो केरोसिन में रखा जाता है, तो केरोसिन आपको पहले दे दिया जिसे आप जो है यही लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं है, सफ़ेद फास्फोरस है। सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है मेरे भाई, तो ये जल में, पानी में रखा जाता है। क्यों, अगर ये पानी में नहीं रखा जाएगा तो ऊपर जो वातावरण में वायु है उससे क्रिया करके ये ये फट सकता है, फट जाता है, तो इसीलिए ये जल में रखा जाता है, इसके टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए। तो आगे हम लोग देखते हैं ये क्योंकि अगर यही मैंने कहा ना कि वायु में जाकर ये जलने लगते हैं सफ़ेद फास्फोरस, इसीलिए इसको जल में रखा जाता है, इसका टेम्परेचर जो है ये वातावरण से नॉर्मल बना रहता है। आगे देखा जाए यहाँ 27 में, देखें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करके हमें सही कथन को चयन करना है। तो सही कथन क्या है, हमें ऊपर कथन को पहले पढ़ना पड़ेगा तब पता लगेगा कौन सही है। तो मेरे भाई कह रहा है इसमें ठोस में श्यानता नहीं होती है। यस मेरे भाई, श्यानता मतलब एक तरह से गाढ़ापन। श्यानता की परिभाषा क्या होती है कि मतलब जो इसमें लिक्विड या गैस में कई लेयर होते हैं, एक लेयर दूसरे लेयर का सापेक्ष विरोध करता है गति का, तो वही श्यानता होती है। तो ठोस में श्यानता नहीं पाई जाती है क्योंकि इसमें फ्लो होने वाली चीज़ होती नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही है। द्रव में श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, जी बिल्कुल। जो लिक्विड होते हैं मेरे भाई उनमें ताप बढ़ाएंगे आप टेम्परेचर, तो उसके जो मॉलिक्यूल होंगे उसमें जो है एक जो गति होता है उसके ऊपर अणुओं में, वो गति बढ़ जाएगी, तो उसमें श्यानता भी बढ़ जाएगी, सही है। गैसों में लेकिन उल्टा होता है, गैसों में ताप बढ़ाने पर घटती है, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हमारा उपरोक्त सभी के सभी सही है। आगे देखा जाए, उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस एक में नहीं किया जाता है। तो उत्तल दर्पण के प्रयोग अगर आप लोग पढ़े होंगे उपयोग क्या होता है, तो आप लोग इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग मेरे भाई जैसे वाहनों को पीछे देखने के लिए, आपके जो बाइक या बड़े मोटर वाहन उसमें लगाया जाता है, ये तो उत्तल दर्पण ही लगाया जाता है, ये तो ये सही है हमारा। और मेरे भाई स्ट्रीट लाइट में भी इसको प्रयोग किया जाता है, सन ग्लासेस में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन सेविंग दर्पण मेरे भाई इसका प्रयोग नहीं किया जाता उत्तल का, यहाँ पर अवतल का प्रयोग किया जाता है। खास करके जो आप शॉपिंग मॉल में या फिर बड़े बड़े सैलूनों में जाते हैं वहाँ अवतल दर्पण ही लगाए जाते हैं, क्योंकि ये आपके चेहरे को बड़ा करके दिखाता है, और थोड़ा सा आप कपड़ा पहनेंगे या बाल उठाएंगे, अपना चेहरा उसमें थोड़ा सा भरा या अच्छा लगता है, तो लोग ज़्यादा जो है वहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए तो सेविंग दर्पण में नहीं किया जाता है, दाढ़ी उड़ी बनाने वाला जो दर्पण या सैलून में होते हैं। आगे देखें 29 में क्या है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण मेरे भाई पूछ रहा है आपसे, किसका कौन सा उदाहरण नहीं है। तो
तारों का टिमटिमाना, तो तारों का टिमटिमाना मेरे भाई प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण है। एग्जाम्पल का अपवर्तन मतलब एक माध्यम से जाएं और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसका रास्ता थोड़ा सा भटक जाए तो इसी को प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। तो सही बात है, तारों इसीलिए टिमटिमाते हैं। द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ी का सीधा दिखाई देना, मतलब द्रव में अंशतः डूबी हुई यानी आधी डूबी हुई छड़ी की सीधी दिखाई देना। तो एक ये पूछ रहा है 29वां में मेरे भाई, तो ये भी जो है इसका प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण है। जैसे हम लोग कोई नींबू डाल दें बाल्टी में और वह टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है ऊपर से, इसी तरह यही है। तो लेकिन रेगिस्तान में जो मृगमरीचिका है मेरे भाई, आप लोग ये पढ़े होंगे कई बार, ये इसका उदाहरण नहीं है प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण। प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण ये नहीं है। यहाँ पर जो रेगिस्तान मृगमरीचिका बनता है उसका पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण बनता है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। तो ये याद रखिएगा। और पानी से भरे बर्तन में सिक्के अपने स्थान से उठा हुआ प्रतीत होते हैं, जैसे मैंने भी नींबू को बताया तो उसी तरह से। तो ये सब जो है प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। और ये ऑप्शन सी जो था ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। तो आगे हम लोग चले 30 में, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो आपको कुछ डिवाइस के नाम दिए हुए हैं और कह रहा है कौन सा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, उसको बताना है हमें। तो मेरे भाई विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होते क्या, यदि किसी बंद परिपथ में कोई बंद सर्किट है मान लीजिए, और इसमें जो होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है, तो परिपथ में विद्युत धारा यानी करंट जो होता है फ्लो होने लगती है। तो ये होती है ये मतलब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का ये परिभाषा। तो ट्रांसफार्मर में भी होता है यही विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, माइक्रोफोन, विद्युत जनरेटर। ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, ये हमारा सत्य है, तीनों के तीनों। आगे देखें, हमारा 30 हो गया, हम लोग 32 को देखते हैं। 31 में क्या कह रहा है, कथन कारण वाले सवाल हैं। क्या कह रहे हैं ये, एक कथन दिया है, दूसरा कारण हमें बताना है कौन सा सही है। तो कथन कर रहा है लाल, हरा एवं नीले रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। यस मेरे भाई, प्राथमिक रंग होते हैं जिनसे मिलाकर और दूसरे कलर बनाए जाते हैं। कारण क्यों इन्हें प्राथमिक रंग कहा जाता है, प्राथमिक रंग ऐसे रंग हैं जो किसी अन्य रंग के मिश्रण से नहीं बनते हैं बल्कि इनके मिश्रण से द्वितीयक रंग बनते हैं। तो ये होता है, इसका मतलब दो के दोनों सही हैं और आर जो है ए को स्पष्ट भी कर रहा है, व्याख्यात भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। 32 देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है 32 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ मूल राशि का नाम दिया है, उनका एसआई मात्रक भी दिया है और कह रहा है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है या गलत सुमेलित है उसे बताइए आप। तो मेरे भाई पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है, सब लोग जानते हैं, हम लोग 9th में ही पढ़े हैं। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, सही बात है, उष्मा ये हम लोग पढ़े हैं। उष्मा गतिकी ताप ये केल्विन होता है, बिल्कुल सही। ये द्रव्यमान का मेरे भाई मिलीग्राम नहीं बल्कि किलोग्राम होता है एसआई मात्रक। तो ये जो है चीज हमें गलत दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। 33 को देखते हैं, क्या कह रहा है 33 में, एक कथन कारण वाले सवाल हैं, कथन दिया है, कारण दिया है, हमें बताना है कौन सा सही है। तो एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। जी यस, बिल्कुल सही बात, जल के अपेक्षा कोई दूसरा तरल होगा अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा, क्योंकि जल जो है वो इसकी जो है मतलब एक अच्छा विलायक तो माना जाता है, लेकिन ये अपने आप को हमेशा जो है ये पृष्ठ तनाव ज़्यादा रखने का प्रयास करता है। तो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है, मतलब पृष्ठ तनाव जल कम रखने का प्रयास करता है। तो ये कह रहा है कारण में तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है, तो यस इसीलिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ये ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ये इसको व्याख्या भी दे रहा है 33 वाले में। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 34 को देखें मेरे भाई, ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बहुत सारी दुविधाएं दूर होंगी।
हमें पता चलेगा कहाँ क्या चीज़ें कैसे आती हैं, कहाँ से आती हैं, कितने लेवल से आती हैं। परासव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे भाई परासव्य तरंग के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे और ऐसी तरंगों के बारे में आप लोग बहुत पढ़े होंगे, शुरू से लेकर 10 से लेकर ये बीएससी किए होंगे तो वहाँ भी ये चीज़ें मिला होगा। तो इनका प्रयोग जो है मेरे भाई समुद्र की गहराई मापने में, मस्तिष्क ट्यूमर पता यानी मेडिकल चिकित्सा के रूप में, वायुयान को साफ करने में, इन सभी में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों को मेरे भाई इनकी जो ये तीव्रता होती है, ये पराश्रव्य तरंगे जो है ये मानव इनको नहीं सुन सकते हैं। इनको जो है कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, ये सब जो है जानवर इनको सुन पाते हैं 34वें में। तो इनको 20 हर्ट्ज से ऊपर आवृत्ति होती है, 20 किलो हर्ट्ज से, यानी 20,000 हर्ट्ज से इनकी आवृत्ति ज़्यादा होती है, इसलिए यह सुनाई नहीं देती है। आगे देखें हम लोग 35 में। 35 में देखें आपसे क्या पूछ रहा है, कथन कारण वाला सवाल है और मैं पढ़कर बताना है कि कौन सा हमारा सही है। आपके कथन में कह रहा है वैगनी का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यस मेरे भाई, एक चीज़ यहाँ पर जान लीजिए, आप लोग को हमेशा काम देगा। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तरंग दैर्घ्य। जिस रंग की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वो रंग सबसे ज़्यादा बिखरेगा, अर्थात वो कम दूरी तक जाएगा, उसकी तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगी। जो चीज़ बिखर जाएगी वो कैसे दूर तक जाएगी? तो सीधी सी बात, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य है। तरंग दैर्घ्य बैगनी का बहुत ज़्यादा बैगनी का बहुत कम होता है, क्योंकि बैगनी का रंग सबसे ज़्यादा, एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इसका प्रकीर्णन ज़्यादा है, क्योंकि एनर्जी जिसके पास ज़्यादा होगा वो चीज़ें ज़्यादा फैलेंगी और वो कम दूर तक जाएंगी। ये हमारे ह्यूमन नेचर पर भी बहुत अच्छी फिट होती है। जिसके पास ताकत होती है वो ज़्यादा जोर दिखाने का प्रयास करता है और ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता। वही हाल इसमें भी है। कारण क्या है? बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य प्रकाश के विभिन्न रंगों में सबसे कम होती है। तो मेरे भाई बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य प्रकाश के विभिन्न रंगों में सबसे कम होती है, तो सही बात है। सबसे ज़्यादा जो है आप लोग ये पढ़े होंगे विबग्योर, यानी ये तरंग दैर्घ्य का ये बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य इसका रेड का होगा, ऑरेंज का, येलो का, सबसे कम इसका। लेकिन एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी में इधर आएगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी वायलेट की होगी। तो ये चीज़ें हमें समझना पड़ेगा। ऐसी चीज़ों को हम समझेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर कौन सा होगा मेरे भाई? ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य था। आगे देखें हम लोग 36 में, देखें क्या कह रहा है। एक तरफ यहाँ पर हमको साल्ट दिया है, प्रमुख लवण हैं, और दूसरी तरफ उनका रासायनिक नाम है। इनको हमें मैच कराना है, किस साल्ट का केमिकल नेम क्या है। तो मेरे भाई सबसे पहले हम लोग उसको देखें जो हमें ठीक से आता है। तो धावन सोडा यानी कपड़ा धोने वाला जो होता है उसमें क्या होता है? तो उसमें सोडियम कार्बोनेट होता है। आप ये वाला हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। खाने का सोडा को केमिकल नाम क्या है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट। सोरा पोटेशियम, ये नीलाथोथम पोटेशियम नाइट्रेट। नीलाथोथम, पहले हम लोग इस दो, मान लीजिए हमें यहाँ दो में कंफ्यूज हो रहा है, अब हम लोग दो ही में मिलाएं। हमारे देखिए हमारा काम बन रहा है D4 पर C3 पर। तो D4 पर C3 पर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा। तो हम लोग देखो, हमें ये नहीं आ रहा था, हम यहाँ कंफ्यूज हो रहे थे, हम दो ही से पता लगा लिए एलिमिनेशन के माध्यम से। तो यानी ये हमारा अब हमें क्लियर हो गया, ये नीलाथोथा इस पर आएगा, ये इस पर आएगा। तो सभी के सभी सीधे सीधे अपने आप पे सुमेलित दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए सत्य है। 37 को देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। यहाँ पर दिया है मेरे भाई, कथनों पर विचार करके हमें सत्य कथन को बताना है। पारा अमलगम से बनने वाली धातु है। यस, पारा अमलगम से ही बनती है मेरे भाई, सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति का कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। तो पीतल का रंग हवा में फीका पड़ता है तो उसका कारण क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये हो गया। आगे देखें हम लोग, जस्ता गैल्वानाइजेशन में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख धातु है जी। तो इनमें सभी के सभी हमारा तीन के तीनों कथन सत्य हैं। तो कह रहा है तो इसमें क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, जो सॉरी ये मैंने ये लगा दिया, ये होगा ऑप्शन सी।
तीन के तीनों कथन सत्य हैं हमारे 37 वाले में। आगे चले हम लोग 38 में। 38 में क्या कह रहा है मेरे भाई, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत सुमेलित है मेरे भाई, इसको हमें बताना है। तो देखें पहले में एक तरफ संस्थान दिया है और दूसरी तरफ स्थल दिया है। कौन सा संस्थान कहाँ पर है इसको हमें दिया है। तो हम लोग देखें कौन सा गलत सुमेलित है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में सही, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में ये भी सही, उच्च रक्षण पशु रोग प्रयोग संस्थान भोपाल में ये भी सही, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान दिल्ली मेरे भाई ये गड़बड़ है, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान जो है मेरे भाई वो देहरादून में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। तो 38 का हमारा डी हो जाएगा, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में। 38 हो गया। 39 को देख लेते हैं। पीयूष ग्रंथि से सेक्रेट यानी स्त्रावित होने वाले निम्नलिखित हार्मोनों में कौन सा एक शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है। तो मेरे भाई पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले उस हार्मोन का नाम बताना है जो शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है। तो यहाँ पर है वैसोप्रिन नाम, ल्यूटिनाइजिंग, सोमैटोट्रोपिन और लुटियोट्रोपिक नाम, 4 नाम दिए गए हैं। इनमें से मेरे भाई जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन है, ये हमारे जल संतुलन में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर ये है हमारा। देखें हम लोग 40 में, अगर ये इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक फफूंदी जनित रोग है। कुछ रोगों के नाम दिया है मेरे भाई और कह रहा है कौन सा एक प्रोटोजोआ यानी फफूंदी वाला रोग है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो निद्रा रोग है ये फफूंदी रोग नहीं है। अच्छा पूछ रहा है फफूंदी रोग नहीं है, तो निद्रा रोग फफूंदी रोग के कारण नहीं होता है 40 वाले प्रश्न में यही। और बाकी एथलीट फूट, दमा, गंजापन ये सब जो है फफूंदी प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। निद्रा रोग जो होता है मेरे भाई ये जो है मानव मस्तिष्क को प्रभावित करता है निद्रा रोग में। तो ये हो गया। आगे हम लोग देखें 41 में, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक रोग नहीं है। मेरे भाई अनुवांशिक रोग के बारे में पता है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं रोग, वो अनुवांशिक रोग होते हैं। तो यहाँ पर थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, फाइलेरिया और हीमोफीलिया ऐसे 4 नाम दिए गए हैं। तो मेरे भाई इनमें बताना है कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है। तो फाइलेरिया, ये फाइलेरिया रोग अनुवांशिक रोग नहीं है। इसे हाथी पाँव भी कहा जाता है, जिसके पाँव हाथी की तरह मोटे मोटे हो जाते हैं, ये फाइलेरिया होता है। तो ये अनुवांशिक रोग नहीं है, बल्कि ये थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया ये सब अनुवांशिक रोग हैं, यानी ये कोई अपने माता पिता से ये रोग पाते हैं। तो फाइलेरिया यहाँ पर जो दिया है मेरे भाई, फाइलेरिया ये फील पाँव यानी मैंने पहले बताया ये हाथी पाँव इसे बोला जाता है फाइलेरिया को। और ये गोल कृमि संक्रमण होता है। फाइलेरिया फैलाने वाले एक मतलब मच्छर होता है, उसे क्यूलेक्स मच्छर कहा जाता है, क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स। हम चलें 42 में, देखें क्या कह रहा है 42 में। कथन कारण वाले हैं। कथन में दिया है कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, और ये कारण में हमें दिया है कि कवकों में पर्णहरित का अभाव होता है। तो मेरे भाई बिल्कुल सही, कवक अपना भोजन इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि इनमें पत्ते, हरे पत्ते नहीं पाए जाते हैं और इनमें पर्णहरित का अभाव होता है। यस, तो ये दोनों सही है हमारा। आर ए को डिफाइन भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। हम लोग देखें 43 में, कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ फल और खाने वाले योग्य भाग। तो एक तरफ फल दिया है, उनका क्या खाया जाता है, और दूसरी तरफ उसको हमें मिलाना है, और जो गलत है उसे हमें सही करना है, उसे हमें निशान लगाना है 43 वाले में। तो मेरे भाई सेब जो होता है उसका पुष्पासन होता है, खाया जाता है। काजू का बीजपत्र खाया जाता है। लीची का एरिल खाया जाता है। यहाँ जो गेहूँ दे दिया है मेरे भाई यही गली, गेहूँ का हम लोग भ्रूण पोष खाते हैं, फल भित्ती नहीं खाया जाता है इसका। फल भित्ती जैसे
वो अमरूद वगैरह हो गए, मतलब जैसे अमरूद तो नहीं कह सकते हैं, जिसका हम लोग ऊपरी का लेयर खाते हैं, तो वो फलवृत्ति। गेहूं में क्या होता है, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष हम लोग खाते हैं गेहूं का। तो ऑप्शन डी हमारा गलत है। आगे देखें हम लोग 44 में, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। तो परमाणु ऊर्जा की स्थापना मेरे भाई यस 1954 में किया गया था। परमाणु ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। यस, परमाणु ऊर्जा विभाग जो होता है वो पीएम की जो है अध्यक्षता में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दोनों के दोनों सत्य हैं। आगे हम लोग देखें 45 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। परमाणु विद्युत गृह दिया है और दूसरी तरफ ये लोकेशन दिया है कहाँ पर हैं। तो कौन सा परमाणु विद्युत कहाँ पर है उसको मिलाना है और बताना है कौन सा गलत है। जो गलत है उसी को बताना है, कौन सा नहीं है। तो मेरे भाई तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में है, ये तो सबको पता है, हम लोग को कई बार पढ़ाया गया होगा, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। और कयगा कर्नाटक में है, काकरापार ये गुजरात में है। ये रावत भाटा मेरे भाई जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में दिया है, मध्य प्रदेश नहीं, ये राजस्थान में, रा से रावत, रा से राजस्थान, ये राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर डी सत्य है हमारा, मतलब सत्य प्रश्न के हिसाब से सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि यही गलत है और ये सब तो अपने आप में सत्य थे। आगे देखें 46, भारत में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव रखी गई थी। समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव कब रखी गई थी, ये हमसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई तो इसकी नींव 1983 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसमें रखा गया था। तो यहाँ पर 83 कहाँ है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए में। तो ये हो गया। चले हम अगले देखते हैं 47 में, निम्नलिखित प्रक्षेपास्त्र में कौन सा एक जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र नहीं है। यानी उस प्रक्षेपास्त्र का नाम बताना है जो जमीन से जमीन पर मार नहीं करता है। तो देखें ये पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी नाम यहाँ पर जो दिया है मेरे भाई, ये पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला 150-250 किलोमीटर के बीच होती है, ये भी है जमीन से जमीन। अग्नि भी जमीन से जमीन पर मार करने वाला एक प्रक्षेपास्त्र है। ब्रह्मोस भी है। ये जो त्रिशूल है मेरे भाई, ये जो है जमीन से मारा जाता है, उड़ते हुए जो होते हैं वायुयान वगैरह जो उड़ता हुआ होता है उसमें मारा जाता है, यानी हवा में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है कि त्रिशूल गलत है। 48 में देखते हैं, यहाँ पर हमें विचार करके 3 कथन बताना है कौन सा सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। तो थैलोफाइटा दिया है, थैलोफाइटा मेरे भाई स्पाइरोगाइरा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, यहाँ पर हमें ये दिए हैं। तो थैलोफाइटा से स्पाइरोगाइरा संबंधित है, ब्रायोफाइटा से मॉस और टेरिडोफाइटा से फर्न। तो ये हमारे 3 के तीनों कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही है। 49, निम्नलिखित में से किसका उपयोग न्यूट्रॉन मंदकों के रूप में किया जाता है। तो हमें उसका नाम बताना है जिसका प्रयोग न्यूट्रॉन मंदकों में किया जाता है। तो मेरे भाई भारी जल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बेरिलियम ऑक्साइड हो गया, इन 3 के तीनों का उपयोग जो है ये इसमें किया जाता है न्यूट्रॉन मंदकों को कंट्रोल करने के लिए। तो मेरे भाई आपको एक बात बता दें, जैसे हमें यहाँ 2 ही मालूम था, भारी जल का प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमें बता दिया कि 2 से ज़्यादा ये है नहीं, तो इसीलिए ये सही होगा ऑप्शन डी, जिसका मतलब बेरिलियम भी किया जाता होगा। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है। आगे देखें हम लोग 50 में, किसी के साथ जालसाजी करके उससे महत्वपूर्ण गुप्त सूचनाएं प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो मेरे भाई जैसे आप लोगों को कभी फ़ोन आया, कहा कि सर मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ, आप लोग अपने बैंक अकाउंट का आपका मैं ये कुछ कर रहा हूँ, आपके OTP जा रहा है, आप वो बताइए। यानी इस तरह का जालसाजी करके आपकी कोई जो सूचनाएं प्राप्त कर लेता है, गुप्त सूचनाएं प्राप्त कर ले, तो उसे फिशिंग कहा जाता है। ये मछली मारने वाला फिशिंग नहीं, ये फिशिंग है, ये गुप्त सूचना प्राप्त करना धोखे से। ऑप्शन नंबर ए। देखिए 75 में क्या आपसे पूछ रहा है, नीचे कुछ जीवों के नाम दिया है और आपसे पूछ रहा है एनिलिडा संघ के
जंतुओं में कौन सा सम्मिलित है उसे बताइए, यानी उपर्युक्त में से कौन एनेलिडा संघ में सम्मिलित हैं। तो मेरे भाई पहले आप ये जान लीजिए, एनेलिडा संघ में वे जंतु आते हैं जो पतले, लंबे और क्रीमी टाइप के, यानी जो है उनका चिपचिपा टाइप का शरीर होता है, जैसे केचुआ, जोंक, ये सब होते हैं, ये सब एनेलिडा में आते हैं। तो जोंक हो गया, केचुआ हो गया, एनेलिडा में आएंगे, और बाकी इसमें और जो हैं ये आर्थ्रोपोडा में ये सब आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है फिट बैठ रहा है, 1, 2 एनेलिडा है। आगे हम लोग देखते हैं 76 में क्या है मेरे भाई। 76 में दिया है, देखें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा एक गलत सुमेलित दिया है उसे बताना। देखें यहाँ पर कुछ नाम दिया है और वो रियल में है क्या ये पूछता है आपसे। तो एप्पल स्नेल ये मेरे भाई घेंघा एक प्रकार का है, और कटल फिश ये सीपिया होती है, और डेविल फिश ये ऑक्टोपस। तो इसका मतलब जब 3 सही हो गए मेरे भाई, तो हमारा ये डी वाला गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी गलत है। समुद्री चूहिया का मेरे भाई डोरिस दे दिया है, ये डोरिस यहाँ पर नहीं होगा, समुद्री चूहिया का काइटन बोला जाता है, काइटन। और डोरिस जो होता है मेरे भाई ये समुद्री नींबू को बोला जाता है, समुद्री नींबू को। तो आगे हम लोग बढ़ें, हमारा डी गलत ही दिया था। आगे देखें हम लोग क्या है हमारा 77, क्या है 77 में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक लाल रुधिर कणिकाओं से संबंध में सत्य है। तो लाल रुधिर यानी आरबीसी के संबंध में पूछ रहा है, कौन सा सत्य है मेरे भाई। तो पहला कह रहा है इन्हें एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, यस मेरे भाई, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। बी कह रहा है ये केवल कशेरुकी प्राणियों यानी रीढ़ वाले प्राणियों में ही पाए जाते हैं, यस, ये भी कथन बिल्कुल सही है। सी वाला कह रहा है हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन रंजक के कारण इसका रंग लाल होता है। तो यस मेरे भाई, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है आपके ब्लड में, जिसके कारण ये आरबीसी का रंग लाल होता है। तो इसका मतलब सभी के सभी कथन हमारा सत्य है ये आरबीसी के संबंध में। तो आगे चले हम लोग, अब देखें 78 में। देखें 78 में क्या कह रहा है, कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कौन सा एक कार्य कार्बोहाइड्रेट का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कार्बोहाइड्रेट का नहीं है ये पूछ रहा है। तो मेरे भाई देखें, ये सबसे पहला कह रहा है ये मंड के रूप में स्टोर ईंधन यानी संचित ईंधन का कार्य करते हैं, यस, स्टोर फ्यूल का काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये डीएनए और आरएनए का घटक होता है, जी बिल्कुल सही बात। सी कह रहा है हीमोग्लोबिन के रूप में यह शरीर में गैसीय संवहन का कार्य करता है। मेरे भाई ये गलत है, ये काम प्रोटीन का होता है, किसका, प्रोटीन का, ये कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। तो यही गलत हो गया, हमसे पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है, तो सी वाला सही नहीं है। और बाकी डी भी कार्बोहाइड्रेट में सही है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत है, यस। तो हो देख लिए हम लोग, सी गलत है हमारा। आगे देखें हम लोग 79 में मेरे भाई क्या दिया है, बहुत बेहतरीन प्रश्न, मैचिंग वाला सवाल गलत नहीं होंगे आपके। देखिए क्या दिया है, आपको मिलाना है, आपको यहाँ पूरा हम दिखाएं। एक तरफ रासायनिक नाम दिया है और एक तरफ जो है यहाँ विटामिन दिया है। तो कौन सा विटामिन के रासायनिक नाम क्या है उसे हमें मैच कराना है। तो देखें मेरे भाई, ये टोकोफेरॉल, पहले जो हमको पहले सबसे पहले आता है उसको मिला लें। टोकोफेरॉल विटामिन ई से संबंधित है, ये इसका नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये सही है। और यहाँ पर जो फिनोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है, और हमारे पास एक बचा है एक्सेरोफाइटॉल, तो ये विटामिन ए से, इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो इस हिसाब से मेरे भाई हमारा जो है ये हो जाएगा, और फिनो यानी हमारा ए पे 4 होना चाहिए और बी पे 3 और सी पर 1। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सत्य है हमारा। तो चले हम लोग अगले प्रश्न पे। 80 में देखें क्या है, मनुष्यों में पाए जाने वाला परिसंचरण तंत्र होता है। मेरे भाई मनुष्य में जो पाए जाने वाला जो परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है। पहले आप ये जान लीजिए, खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन परिसंचरण, और क्लोज परिसंचरण तंत्र। तो मनुष्य में जो खुला बंद परिसंचरण होता है, बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब ये मेरे भाई, आपका ब्लड जो है वो नलिकाओं में बहता है। तो मनुष्य का ब्लड मेरे भाई नलिकाओं में, बंद नलिकाओं में बहता है अत्यधिक प्रेशर के साथ।
जिनमें कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें नलिकाओं नहीं, सेल में उनका ब्लड बहता है। तो मनुष्य जैसे घेंगा हो गया, ये सब होते हैं, इनका सेल में बहता है। तो मनुष्य बंद परिसंचरण तंत्र का एग्जाम्पल है। आगे देखें 81 में। मेरे भाई एक से बढ़कर एक प्रश्न है। आप लोग अगर एक बार अगर भी इसे देखे रहेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें बनी रहेंगी, आप कभी भी आएगा तो आप मिस नहीं करेंगे। देखें हम लोग क्या है, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन कहलाता है? तो मेरे भाई ये प्रोजेस्टेरॉन ये इसे गर्भधारण वाला हार्मोन कहते हैं। यह गर्भधारण के समय यह होता है, ये वाला खास करके जब ये प्रेगनेंसी में इसका प्रयोग होता है। ऑप्शन बी ये सही, गर्भधारण निर्धारण करने वाला हार्मोन प्रोस्टेजन। 82 में देखते हैं क्या कह रहा है मेरे भाई। इसमें 2 ठो कथन दिया है, कह रहा है कौन सा कथन सत्य है पढ़कर हमें बताना है। तो देखें, नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है, यानी फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। तो वृक्क का मतलब मेरे भाई ये किडनी की बात कर रहा है, किडनी। तो मेरे भाई नेफ्रॉन का मतलब ये होता है कि जो छोटी छोटी नलिकाएं, तो आपके जो किडनी होता है उसमें 1 लाख से ऊपर जो छोटी छोटी जो है वो उसमें नलिकाएं पाई जाती हैं, 1,30,000। तो इन्हीं नलिकाओं को नेफ्रॉन कहा जाता है। तो यही किडनी की कार्यात्मक इकाई होती हैं। सही बात है, नेफ्रॉन ही रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रक है। यस, ये 2 के दोनों कथन सत्य हैं। हमारे 82वां का हमारा डी हो जाएगा, सी। आगे चले हम लोग देखते हैं 83 में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दांत झड़ने की समस्या उत्पन्न होती है? तो मेरे भाई फ्लोरीन की कमी से जो है दांत झड़ने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। देखें, ये कथन कारण वाले सवाल हैं और हमें दोनों को पढ़ के बताना है कि कौन सा सही है ऑप्शन। तो इसको थोड़ा सा पहले हम बड़ा करते हैं, तब ये समझ में ज़्यादा आएगा। देखें, ये मेरे भाई कथन जो दिया है ए वाला, इसमें करा है कि अंतरिक्ष स्थित टेलीस्कोप से पृथ्वी स्थित टेलीस्कोपों की तुलना में ब्रह्मांडी पिंडों के अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। यस मेरे भाई, जो ब्रह्मांडी पिंडे होती हैं उनका अंतरिक्ष से जो टेलीस्कोप होते हैं वहाँ से फोटो लेना, इमेज लेना वो बहुत आसान होता है पृथ्वी से लेने की तुलना में। तो ये बात सही है। दूसरा कारण दिया है आर में, क्या एक्स किरण, गामा किरण, क्यों मतलब कारण इसका दे रहा है, एक्स किरण, गामा किरण, इंफ्रारेड और जो पैराबैंगनी विकिरण होती हैं इनका प्रेषण अंतरिक्ष से ही संभव होता है। यस, इनका इसी के कारण जो है ये अंतरिक्ष से लेना इमेज आसान होता है। तो हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। आर, ए और आर दोनों सही हैं। आर इसका स्पष्टीकरण भी कर रहा है। 85 में हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। लंबे अंतरिक्ष यानों में अंतरिक्ष यात्रियों को निम्नलिखित में से किस बीमारी का सामना करना पड़ता है? तो मेरे भाई जो यात्री जो होते हैं लंबे अंतरिक्ष यानों में जाते हैं, लंबे समय का अंतरिक्ष यात्रा करते हैं, उनकी जो है हड्डियों की जो होती है वो जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण उनका हड्डी कमज़ोर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा सत्य है। आगे देखें हम लोग 86 में। देखें 86 में क्या कह रहा है। आपको 3 कथन दिए हैं, अब कथनों को पढ़कर हमें बताना है कौन सा कथन हमारा सत्य है, विकल्प के माध्यम से हमें बताना है। तो पहला दिया है इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के दिशा के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। यस मेरे भाई, जब भी इंद्रधनुष बनेगा वो दोपहर में नहीं दिखाई देता है, या तो सुबह या तो शाम, और जब भी दिखाई देगा सूर्य के विपरीत दिखाई देता है। ये बात सही है। दूसरा कह रहा है इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट बैगनी एवं लाल होते हैं। जी मेरे भाई, क्योंकि जो इंद्रधनुष होता है वो विवग्योर का एक पट्टी, एक किनारे पर वायलेट और अगले पर आर, तो विवग्योर होता है यहाँ, तो आर भी होते हैं। ये तो सही है। दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा। यस मैंने पहले बताया। तो मिला जुलाकर ऑप्शन नंबर डी हमारा सत्य है। आगे देखें हम लोग 87 में कह रहा है, इसमें कथनों को 2 कथन दिया है और इनमें हमें असत्य को बताना है कौन सा गलत है। ध्यान दीजिए, सत्य नहीं असत्य पूछ रहा है। तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। मेरे भाई बिल्कुल गलत। तरंग दैर्ध्य में अभी मैंने बताया, एक फार्मूला याद कर लीजिए, एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू तरंग दैर्ध्य, यानी जिस कलर की एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी तरंग दैर्ध्य उतनी कम होगी। तो बैगनी का तरंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी, सबसे अधिक नहीं, इसलिए गलत है।
लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, नहीं, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। तो दोनों के दोनों कथन गलत हैं। तो गलत पूछा तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, दोनों गलत। आगे देखें हम लोग 88 में, ताप में बढ़ोतरी के साथ ही किसी द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे भाई श्यानता हमें पता है कि क्या होती है। श्यानता अगर आप लोग पढ़े होंगे इसका परिभाषा, श्यानता ये होती है जैसे ये श्यानता केवल लिक्विड में और गैस में पाई जाती है। एक लेयर दूसरी लेयर के सापेक्ष उसका गति का विरोध करता है साम्यता में। तो यदि किसी लिक्विड की तापमान में आप बढ़ाओगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने से उसकी श्यानता जो है घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी, श्यानता घट जाएगी। देखें हम लोग आगे 89 में क्या कह रहा है। इसमें कौन सा युग्म सुमेलित है, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं और कौन सा सही है उसी को हमें बताना है। तो देखें हम लोग पढ़े हैं, ये कक्षा 10 में ही पढ़े हैं, बिल्कुल आसान है। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर क्या करता है मेरे भाई, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे आपका पंखा हो गया, पंखे में जो मोटर लगी है वो विद्युत मोटर है, उससे आप इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, उसके बदले वो आपको यांत्रिक एनर्जी देती है। सही है। बी में दिया है बैटरी, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यही तो काम बैटरी करती है, उसमें रासायनिक ऊर्जा रहती है, वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ये भी सही है। डायनमो क्या करता है मेरे भाई, एक आप जनरेटर जो देखते हैं वो डायनमो का ही एक उदाहरण है। डायनमो आप उसे यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, उसके बदले वो आपको विद्युत ऊर्जा देती है। तो इंजन से घुमाया जाता है डायनमो को। तो तीन का तीनों कथन हमारे सत्य हैं, ऑप्शन डी हमारा सही है। आगे देखें हम लोग 90 में। 90 मेरे भाई ये प्रश्न बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खास करके यह रिपीटेड प्रश्न है, कई आयोग में, स्टेट कमीशंस में ये पूछा जा चुका है। तो पहला कह रहा है कि हाइड्रोजन बम के जनक एडवर्ड टेलर हैं। जी बिल्कुल, हाइड्रोजन बम के बारे में आप लोगों ने पढ़े होगा कि यह नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित होता है और नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित होता है। तो ये सही बात है, ये पहला वाला। दूसरा कह रहा है हाइड्रोजन बम नियंत्रित अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। नहीं मेरे भाई, ये नियंत्रित ये संलयन अभिक्रिया पर जो है ना, ये परमाणु बम काम करता है, ये अनियंत्रित होता है। तभी तो अनियंत्रित का मतलब एक एटम से निकलेगा उसमें 3, उन तीनों में से फिर निकलेगा 3, इस तरह से इसे अनियंत्रित बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा, ये सी नहीं, कौन सा सत्य पूछा है ना, तो सत्य केवल हमारा एक था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 91 में। 91 में देखें क्या कह रहा है, 91 देखें इसमें क्या है। कुछ नाम दिए गए हैं कंप्यूटर से संबंधित, इन्हीं नामों में पूछ रहा है इनमें से इनपुट डिवाइस कौन है। इनपुट का मतलब मेरे भाई जो सूचनाओं को एक्सेप्ट करता है। तो इनपुट में क्या आ जाएगा, माउस आ जाएगा, और ये कीबोर्ड आ जाएगा, और ये प्रिंटर तो नहीं आएगा, प्रिंटर आउटपुट में होगा। तो प्रिंटर को आप जहाँ 2 होगा उसे एलिमिनेट कर दीजिए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो प्रिंटर आउटपुट होता है, तो 2 को हमें हटाना है। इसमें 2 है ये गलत, इसमें 2 है ये गलत, इसमें 2 है ये गलत। देखिए हमने न जानते हुए भी आंसर को पा लिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य है, यानी इनपुट 1 4 5 है। तो 1 4 5 तो ये हो गया। चले हम लोग अगला प्रश्न देखें 92। 92 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। एक गलत सुमेलित किया है मेरे भाई, उसी को बताना है जो गलत है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है, जी बिल्कुल सही। भारतीय सुदूर संवेक्षण संस्थान यानी रिमोट सेंसिटिव इंस्टीट्यूट देहरादून में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये त्रिवेंद्रम में है। ये सब तो हमें पता है। अब जब ये 3 सही हो गए मेरे भाई, तो इसका मतलब चौथा हमें आता हो या न आता हो, यही गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग सोचेंगे UR राव उपग्रह केंद्र कहाँ है, हैदराबाद में? नहीं मेरे भाई, बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक में। तो आगे हम लोग देखें 93 में। लसिका में उपस्थित कौन एक हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक करता है। तो मेरे भाई लसिका में उपस्थित कौन एक हानिकारक जीवाणुओं को मार करके आपके रोगों को आपको शरीर से बचाता है, तो लिम्फोसाइट होगा। इसी लिम्फोसाइट को हम लोग एक आम भाषा में WBC बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। तो यही जो है वाइट ब्लड सेल्स आपके जो है जीवाणुओं बैक्टीरिया से लड़ती हैं और आपके बॉडी को रोगों से रक्षा करती हैं। आगे देखें हम लोग 94 में। देखें ये कथन कारण वाला सवाल है। कथन कारण वाले सवाल ऐसे RO जैसे स्टेट कमीशंस में बहुत पूछे जाते हैं।
तो हम लोग पहले देखें इसमें क्या है, एक कथन दिया है और कारण दिया है। इसे थोड़ा सा हम लोग बड़ा करें तो ये फिट होगा यहाँ पे। तो क्या है, कह रहा मेरे भाई मूत्र का रंग पीला उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है। जी हम लोगों को पता है आपका मूत्र का रंग जो पीला होता है तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है, जो एक प्रकार का वर्णक है। जी बिल्कुल सही है, ये तो सही हो गया हमारा कथन। अब कारण क्या है, सही है गलत है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है, तो ये तो सही बात है। ये जो यूरोक्रोम है आपके हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है, लेकिन ये इसका व्याख्या नहीं कर पा रहा है कि मतलब ये जो यूरोक्रोम के कारण होता है। तो ये व्याख्या यानी इसको स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन अपने आप में दोनों के दोनों सत्य, ये भी सत्य है ये भी सत्य है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है। आगे हम लोग देखें 95 में, सभी प्रोटीन में पाया जाता है। तो मेरे भाई सभी प्रोटीन में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ही ऐसा एक एलिमेंट है जो हर एक प्रोटीन में पाया जाता है। आगे देखें हम लोग 96 में, देखें क्लोरीन द्वारा किसी पदार्थ की विरंजीकरण यानी उसका जो है डीकलराइज करने में के पश्चात क्लोरीन के आधिक्य को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया गया पदार्थ क्या कहलाता है। मेरे भाई इसके कहने का मतलब है क्लोरीन के द्वारा यदि आप किसी पदार्थ को विरंजीकरण कर दिए हैं तो विरंजीकरण के पश्चात ये इसका इफेक्ट यानी क्लोरीन के आधिक्य को समाप्त करने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे भाई इसका प्रयोग किया जाता है यू क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी, नाम में भी क्लोरीन है तो इसका प्रयोग करके उसके सरप्लस को कम किया जाता है। आगे देखें 106 में, ध्वनि तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित यानी चेंज रहता है। तो मेरे भाई यानी कौन सा चेंज नहीं होता है। इसके कहने का मतलब ये है ध्वनि तरंग कोई है, यदि वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें क्या चेंजिंग नहीं होता है। तो मेरे भाई उसकी तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, चाल बदल जाएगा, आयाम यानी एम्पलीट्यूड बदल जाएगा, लेकिन ये आवृत्ति यानी जो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी होगी ये नहीं बदलेगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। तो ये याद रखिएगा, बहुत सारे प्रश्न में ये पूछा गया है। आगे देखें हम लोग 107वें में, ये देखिए करंट का अगले साल ये करंट में बहुत तेज़ी से बना हुआ था। ये HAL जिसे हम लोग इंग्लिश में HAL बोलते हैं, हाल। HAL द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, HAL यानी ये भारत निर्मित कंपनी है भारत में HAL। तो ये अगले साल एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाई थी, भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया है पाकिस्तान के बॉर्डर पर। ये होती है ना कि दुश्मन के ठिकानों को बहुत ऊंचाई से मतलब वहां जाकर आसानी से मार सकती है। तो इसका क्या नाम है, ये जो हल्का लड़ाकू विमान है हाल कंपनी ने बनाया है, इसका नाम मेरे भाई प्रचंड है, ऑप्शन नंबर 1। तो आगे चले हम लोग 108वें में देखते हैं। देखें क्या है इसमें, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड आपको यहाँ पर प्रश्न है, बताना है सेमीकंडक्टर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है इन दोनों कथनों में। तो मेरे भाई पहले आपको मैं बता दूं, सेमीकंडक्टर एक प्रकार का एक मतलब ये होता है, उसमें प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। अर्धचालक की मेरे भाई कंडक्टिविटी जो है नॉन कंडक्टर से बहुत कम होती है और कंडक्टर से जो नॉन कंडक्टर से बहुत ज़्यादा होती है और कंडक्टर से बहुत कम होती है। तो यही बात इसमें भी कहा है, इसकी वैद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिसिटी पास होने की क्षमता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, यस, लेकिन चालकता चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है, तो यस। और जैसे जैसे अर्धचालक जो होते हैं सेमीकंडक्टर, इनका टेम्परेचर बढ़ता है तो इनकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती जाती है, यानी इनका प्रखरता जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सत्य होगा इन दोनों में, यानी दो के दोनों कथन हमारे सत्य हैं सेमीकंडक्टर के। सेमीकंडक्टर आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ जर्मेनियम हो गया और ये जर्मेनियम और ऐसे कई और एलिमेंट है यहाँ पर। तो आगे चले हम लोग देखें 9वें में 109। देखें इसमें क्या कर रहा है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक भारत के परमाणु रिएक्टरों में प्रयोग होता है। तो मेरे भाई प्राकृतिक यानी नेचुरल, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है और भारत के परमाणु रिएक्टरों में प्रयोग भी किया जाता है। तो यूरेनियम जो भारत में भी होता है और यूरेनियम का सबसे बड़ा जो है उत्पादन जो है आपके ये अफ़गानिस्तान में होता है, और अगर आपसे स्टोरेज पूछे तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो यूरेनियम का आइसोटोप
238 ऑप्शन सी। 110वां हम लोग देखें, निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया का उपयोग ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए नहीं किया जाता है? किस एक प्रक्रिया का उपयोग ठोस अशुद्धिकरण में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मेरे भाई आसवन में नहीं किया जाता है। ये आसवन जो होता है लिक्विड में किया जाता है। ये क्रिस्टलीकरण और ऊर्ध्वपातन ये सब तो होता है जो मेरे भाई यहाँ पर ये सॉलिड में किया जाता है, लेकिन ये आसवन जो होती है, ये आसवन का प्रयोग यहाँ पर ये इसमें क्या लिखा है, ठोस अशुद्धियों को शुद्धिकरण के लिए आसवन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये जैसे खनिज तेल हो गए, पेट्रोल, डीजल, इन सब का इस तरह इसमें किया जाता है आसवन के द्वारा। आगे देखें 111, इसमें देखिए क्या लिखा है। 111वें वाले प्रश्न में 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इनको पढ़कर जो सत्य होगा उसे सत्य को हमें बताना है। यहाँ पर आप लोग ट्रिक जरूर करिएगा, सत्य पूछ रहा है कि असत्य। देखें, हेपेटाइटिस ए के कारण यकृत में संक्रमण रोग हो जाता है। जी यस, सही बात है। और दूसरा कह रहा है कि यह दूषित खाद्य पदार्थों अथवा दूषित जल के सेवन से होता है। तो यहाँ पर 2 के दोनों कथन हमारे सत्य हैं, इन्हीं के कारण होता है, यानी दूषित खान पान की वजह से हेपेटाइटिस ए की बीमारी होती है। और ये हेपेटाइटिस ए बीमारी किससे संबंधित है? यह लीवर यानी यकृत से संबंधित है। तो हम लोग 12वें में देखते हैं। देखें क्या है इसमें, एवरग्रीनिंग एक शब्द हमको दिया है। कह रहा है एवरग्रीनिंग शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? तो मेरे भाई आप लोग एक जान लीजिए, जैसे आप अपनी बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का उपयोग करके आप जो है एक कोई चीज़ बना लिए, तो आप बना लिए तो उस पर आपका जो है ये कॉपीराइट हो जाएगा, एकाधिकार। तो यानी ये जो इसका जो कॉपीराइट होता है ये 20 साल के लिए होता है, यानी 20 साल उस तरह का प्रोडक्ट कोई नहीं बना सकता है, 20 साल के बाद बना सकता है। तो कंपनियां जो होती हैं ना, वो इसे बढ़ाती रहती हैं किसी न किसी माध्यम से, सोचती हैं कि यह हमेशा हमारे पास रहे, तो उसे ये एवरग्रीनिंग बोला जाता है। तो पेटेंट के संदर्भ में है एक प्रकार का पेटेंट, यानी एकाधिकार। आगे देखें हम लोग 13 में हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या है। ये 20 टर्मिनेटिंग से है। ये जो बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार हर एक आयोग में ये पूछा गया है, बेहतरीन प्रश्न। और इसमें पूछ रहा है असत्य कौन सा है, हमें असत्य को बताना है यहाँ पर। तो इसमें पहला जो हमें दिया है इसमें टर्मिनेटिंग बीज प्रौद्योगिकी से। तो टर्मिनेटिंग बीज क्या होता है मेरे भाई, जो दोबारा आपको फसल उत्पादन करने लायक न, आप एक बार उसे बो दिए अपने खेत में और दोबारा वह फिर जब उसका फसल आप जो तैयार होगा बीज, उस बीज को दोबारा जब खेत में बोएंगे तो पैदावार नहीं करेगा। तो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बीज के कुछ गुणों को पृथक कर दिया जाता है एवं उसके स्थान पर अन्य जीनों को समावेशित करके इच्छित परिणाम किया जा सकता है। मेरे भाई यही तो कर रही हैं इस समय की कंपनियां। जैसे गेहूं ले लें, उनके यहाँ से आप गेहूं खरीदें, गेहूं खूब एक बार उत्पादन हुआ, आपका उत्पादन ढेर सारा हो गया, कई ज़्यादा, लेकिन आप वही बीज को अगर अगली साल अपने खेत में बोओगे तो वो नहीं जामेगा, क्योंकि अब वो जो है उन्हीं के यहाँ से आपको बीज लेना पड़ेगा। आप जैसे बीज के लिए पूरी तरह से कंपनियों पर निर्भर हो गए। तो ये हो गया। तो यहाँ पर बार बार फसल प्राप्त की जाती है, तो ये गलत होगा, मैंने बताया नहीं की जाती है। तो ऑप्शन नंबर केवल 1 सही होगा हमारा, ऑप्शन बी केवल सत्य है। 14 में क्या कह रहा है, नैनो तकनीक की अवधारणा को 1959 में सर्वप्रथम भौतिक शास्त्री रिचर्ड फीनमैन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो यस, इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, सही है। इन्हीं के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है रिचर्ड फीनमैन को। तो हमारा दोनों के दोनों कथन सत्य हैं यहाँ पर, ऑप्शन ए। 15 में हम लोग देखते हैं, 15 में क्या है मेरे भाई, इसमें कह रहा है कि हमें असत्य कथन को बताना है, कौन सा कथन गलत है इसको हमें बताना है यहाँ 15वें वाले में। तो पहला दिया है प्रायः 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस, यानी 0 से लेकर -150 के तापमान को क्रायोजेनिक तकनीक कहते हैं। तो यस, इसी क्रायोजेनिक तकनीक बोला जाता है। दूसरा क्या है, इस तकनीक में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन क्रमशः ऑक्सीकारक ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा 2 के दोनों कथन सत्य हैं। ये 115वें वाले में ये पहला यहाँ पर गलत है, ये क्रायोजेनिक तकनीक में ये नहीं होता है, केवल बी वाला हमारा यहाँ सत्य है। तो ऑप्शन बी सही है। आगे देखें हम लोग 16वें में,
तो 16 में हमसे पूछ रहा है कि कोई लिक्विड है, उसका ताप बढ़ाने पर उसके पृष्ठ तनाव क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा कि चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा। तो मेरे भाई कोई भी लिक्विड, ये लिक्विड की ये मतलब खासियत होती है को हमेशा कम जगह में रहना चाहता है। जब कम जगह में रहना चाहेगा तो उसका पृष्ठ तनाव जो होता है वो ज़्यादा रहेगा। आप जब उसका टेम्परेचर जो है बढ़ा देंगे तो उसका पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाता है। तो ऑप्शन बी, ये टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका ये घटेगा। आगे देखें हम लोग अब 17वें वाले पे। चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर वह क्या होगा, सुस्त हो जाएगी कि उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा कि क्या होगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ये जान लीजिए, चंद्रमा पर जैसे कोई लोलक घड़ी आप ले गए तो वहाँ पर वो सुस्त हो जाएगी। जब सुस्त हो जाएगी तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। जैसे आप इतने बड़े गोले में चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं, तो यदि आप तेज़ लगाओगे तो आपका जल्दी से चक्कर पूरा हो जाएगा, धीरे से लगाओगे तो आप टाइम ज़्यादा लगेगा ना। तो यही इसका बात हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ए और बी दोनों। सुस्त हो जाएगी और उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। 18 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी वेव। कौन सा एक नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ पर गामा किरण, ये भी EMR है, अवरक्त ये भी जो है IR यानी अवरक्त मतलब ये IR हो गया, और पैरावैग्निक किरण, ये तीनों जो हैं ये EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लेकिन ध्वनि ये EMR नहीं है। यह मेरे भाई ध्वनि तरंग मतलब क्या होती है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग की खासियत क्या होती है, पहले ये जानिए कि ये मेरे भाई बिना माध्यम के भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक मतलब फ्लो, बिना माध्यम अगर कोई माध्यम नहीं रहेगा फिर भी यह जो है रन कर सकती हैं। लेकिन ये जो ध्वनि तरंगें होती हैं इनको आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी माध्यम यानी वायु की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए जहाँ वायु नहीं होता है वहाँ पर लोग एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते। तो ऑप्शन डी, ये EMR नहीं है। 19 वाला देखें, यदि कोई 10 मीटर प्रति सेकंड से समतल दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से अपनी ओर आता हुआ दिखेगा। तो मेरे भाई पहले आप ये जान लीजिए, समतल दर्पण कोई है, यहाँ पर आप समतल दर्पण लगाए हैं, आप इसके सामने 10 किलोमीटर के स्पीड से आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो समतल दर्पण में देखेंगे तो आपको उसका दोगुना दिखाई देगा, और समतल दर्पण से पीछे जितने स्पीड से जाएंगे उससे दुगना दिखाएगा, किसी दुगने से आप पीछे भाग रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, को 10 मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है तो आपको यहाँ पर 20 मीटर दिखाई देगा, तो 20 मीटर में आ रहा है। तो ये होती है समतल दर्पण। समतल दर्पण में जो चित्र बनता है मेरे भाई, एक तो चित्र वास्तविक होता है और एक लैटरली उल्टा होता है और बराबर होता है। यहाँ पर आगे देखें 20वां में, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो कौन सा एक सही सुमेलित है, यहाँ पर 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं, तो इनमें से एक सही है, उसी सही को बताना है कौन सा सही है। तो विद्युत फ्यूज जो होता है टिन और सीसा से होता है, ये तो सही है, तो यही सही है। और विद्युत मोटर, ये डायनमो, ये सब जो है गलत है। क्यों गलत है, पहले इसको, हमारा ए सही है और ये लोग गलत हैं, तो इसको जानने क्यों गलत है। देखिए विद्युत मोटर जो होती है, या आप ये आपके छत फैन या जो फर्राटा फैन इसका उदाहरण है, आप उसे विद्युत ऊर्जा दोगे तो आपको यांत्रिक ऊर्जा देगी, इसलिए गलत हो गया। यानी वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। डायनमो इसका उल्टा करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जैसे जनरेटर। माइक्रोफोन जो होती है मेरे भाई, वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ये भी गलत दिया है। 121 देख लेते हैं। आतिशबाजी यानी जो बम पटाखे धमाके होते हैं, इसके तो किस कारण से होती है, उसमें क्या ऐसा होता है। मेरे भाई बेरियम के कारण होता है। बेरियम जो उनमें एलिमेंट होता है, इसी के कारण वो हरा रंग दिखाई देता है बम पटाखों धमाकों में। 22वां देख लेते हैं। देखें वाटर गैस, आप लोगों ने वाटर गैस का नाम सुना होगा कि जैसे कहीं विद्रोह होता है तो सरकार वाटर गैस का भी इस्तेमाल करती है। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होते हैं। और प्रोड्यूस गैस, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन और नेचुरल गैस मेथेन एथेन का मिश्रण होता है। यानी सभी के सभी कथन सही है हमारे यहाँ पे। तो 22 हो गया। हम लोग अगला देख लेते हैं। 23वां देखें क्या लिखा है। मतदान के समय जब आप वोट देने के लिए जाते हैं तो उसमें आपके उंगली पर जो निशान लगाए जाते हैं, एक नीली स्याही लगाई जाती है, वो क्या होते हैं, यही पूछ रहा है।
तो मेरे भाई वो होती है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट होती है जो जल में विलेय भी होती है। आगे देखिए हम लोग 24 में देखें, ये मैचिंग वाला सवाल है, इसको हम लोग मिलाएं, तो मिलाना है हमें। देखें इसमें क्या है, सूची 1 दिया है और सूची 2 से हमें मिलाना है। तो इसका एक आपको कुछ धातुओं के नाम दिया है, उन धातुओं का एक जो कृत्रिम नाम है उस नाम को हमें बताना है। तो देखें झूठा सोना जो होता है मेरे भाई, आयरन पाराइड्स, आयरन पाराइड्स को हम लोग झूठा सोना बोलते हैं, तो ये बात सही है। और ये क्विक सिल्वर जो होता है और सफ़ेद सोना को हम लोग प्लेटिनम बोलते हैं, सफ़ेद सोना को प्लेटिनम बोलते हैं। और लिथार्ज को हम लोग ये लेड ऑक्साइड बोलते हैं। और क्विक सिल्वर, यहाँ पर जो क्विक सिल्वर है ये पारा होता है। इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है, ए 3 पर जाना चाहिए, बी 1 पर, ए 3 पर, बी 1 पर और सी 4 पे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सेट हो रहा है यहाँ पे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी का हमारा अंतिम प्रश्न है ये 125वां। क्या है, निम्नलिखित तरंगों को उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के रूप में व्यक्त करने में कौन सा एक विकल्प सही है। आपको कुछ तरंगदैर्घ्य दिए गए हैं और मतलब तरंग दिए गए हैं, रेडिएशन, उनको बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के रूप में हमें व्यक्त करने का कौन सा विकल्प सही है, यानी तरंगदैर्घ्य उनका बढ़ते क्रम में बताना है। बढ़ते क्रम का मतलब मेरे भाई ये हुआ कि सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा है, एक्स किरण, गामा, दृश्य। तो यहाँ पर हमारा एक ही ये सेट हो रहा है, ये वाला एक्स किरण होती है, उससे ज़्यादा गामा, फिर उससे ज़्यादा दृश्य, फिर उससे ज़्यादा जो है ये पैरावैगनी, ऐसे करके होता है IR। तो चले हम लोग देख लिए 125 प्रश्न अपना शुद्ध रूप से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित था। इसके बाद हम लोग अपनी अगली प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।